चलो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट another aspect of taxonomy is classification. देखो कल हमने बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट किया था टैक्सोनॉमी, ओल्ड टैक्सोनॉमी और न्यू टैक्सोनॉमी। आज जो हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन है। ये सिस्टमैटिक्स का पार्ट है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। देखो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी भी ग्रुप में डाल दो, किसी भी ग्रुप में डाल दो, ऐसा नहीं होता। हमने पढ़ा है कि उसको प्रॉपर नेम देना पड़ता है, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसको हम किसी ग्रुप में डालते हैं। तो ग्रुप में डालने के लिए हमें स्टडी, कौन सी स्टडी की जरूरत है? इट इज क्लासिफिकेशन। अब वो क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइंटिफिक अरेंजमेंट of organisms into a system of hierarchy. System of hierarchy. अब देखो सिस्टम ऑफ हायरार्की क्या है, अभी हम बात करेंगे। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इनटू ए सिस्टम ऑफ हायरार्की बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज ऑफ ट्रेट्स so as to find the relationship. देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, देखिए समझ आ जाए तो बड़ा इजी है, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन होती है, क्योंकि इसको कोई भी चीज़ है टैक्सोनॉमी में, मैंने कभी कहा है कि ये ड्राई है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये बिना समझ आप याद कर ही नहीं सकते हो। टैक्सोनॉमी भूल जाएगी तो सिस्टमैटिक्स भूल याद आएगी, तो कोई और चीज़ क्लासिफिकेशन भूल जाएगी, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद की तो आपको हो सकता है आइडेंटिफिकेशन भूल जाए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ों की समझ है ना, तब आप इसको आसानी से कर सकते हो। और समझ कैसे आएगी? 100% कॉन्सेंट्रेशन यही होनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं सब। मैंने कल भी कहा था आपको कि बायोलॉजी ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये 10th लेवल की नहीं, 11th। अब यहां समझने की कोशिश करो कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट करना है? ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करना है। ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट क्यों करना है? ताकि वो किसी प्रॉपर ग्रुप में हम प्लेस करें, किसी ग्रुप पे प्लेस करें। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स में डालें, बर्ड्स को बर्ड्स में डालें, मैमल्स को मैमल्स में डालें। ठीक है, अगर हम मैमल्स को इंसेक्ट में डालेंगे क्या वो सही आइडेंटिफिकेशन होगी, सही क्लासिफिकेशन होगी? कभी भी नहीं होगी। तो हमें ऑर्गेनिज्म को सही क्लासिफिकेशन करनी है, लेकिन किस बेस पर करनी है? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स, ताकि हम उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ सकें। मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी ये एक बायोलॉजी लैब है, ठीक है, ये बायोलॉजी लैब है। आपने बायोलॉजी लैब में किसी स्पेसिमन को ढूंढना है, स्पेसिमन को ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? अब ये तो अलमीरा पड़ी है, लेकिन अगर इस अलमीरा में आपको जो भी स्पेसिमन पड़ा है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पड़ा है, उसके ऊपर उसका साइंटिफिक नेम लिखा है,
उसको हमने पर्टिकुलर शेल्फ में डाल के रखे हैं, शेल्फ वाइज डाले हैं कि इंसेक्ट्स को यहाँ रखो, बर्ड्स के अगर कोई स्पेसिमन है तो नीचे वाले शेल्फ में लिखो, लिखा हुआ है कि बर्ड स्पेसिमन, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। और अगर ऐसे ही फेंक दिया है सारा लेके आना भाई इंसेक्ट्स का स्पेसिमन, तो पहले आपको सारे स्पेसिमन देखने पड़ेंगे बारी बारी। और अगर आपको प्रॉपर ऑर्डर में दिए हों, प्रॉपर ऑर्डर में रखे हैं, शेल्फ पे रखे हैं, ऊपर वाले शेल्फ पे इंसेक्ट्स है, नीचे वाले शेल्फ पे हमने कोई प्रोटोजोन्स रखे हैं, नीचे वाले शेल्फ में कुछ और रखा है, तो क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी। लाइब्रेरी में आप जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स देखनी है तो आप बुक्स कैसे देखते हो, टाइटल, आपको टाइटल का पता होता है कि मुझे फलानी बुक चाहिए, ऑथर कौन सा है पता है, किस शेल्फ में पड़ा है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो आप बुक निकाल लोगे आसानी से। ए लेटर से बुक है तो आपने निकाल ली, बी लेटर से बुक है, टाइटल है ये और अल्फाबेट ये है और फलाना ऑथर ये है, तो आप झट से वो बुक निकाल लो। यही होता है क्लासिफिकेशन, यही क्लासिफिकेशन होता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल बड़ी सारी है, जितना मर्जी इसके ऊपर टॉपिक ले लो। देखो मैं आपको एक सिंपल एक दो चीजें मैं यहाँ लिखूंगा, दो एक थोड़ी सी क्लासिफिकेशन। मैंने आपको कल भी कहा था क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, व्हाट इज दी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, वो क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं किंगडम, सबसे पहले किंगडम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं फाइलम, ठीक है। फाइलम के बाद हम क्या लिखते हैं, वी राइट डाउन क्लास, क्लास के बाद क्या लिखते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या लिखते हैं, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज। ये एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। हमेशा किसी भी इंडिविजुअल को हम क्लासिफाई करते हैं हम इन बेसिस पर। मैं इस साइड एक और लिख देता हूँ, मैं इसको येलो से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकूँ। किंगडम, चलिए जल्दी से, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। चलिए मैं एक सिंपल भाषा में लिखता हूं। यहां हमने लिखा किंगडम एनिमल, ठीक है, और यहां भी हमने लिखा कि ये कोई किंगडम एनिमल। चलिए ये तो सेम है। अब यहां हमने लिखा फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, और यहां हमने लिखा फाइलम से, चलिए आर्थ्रोपोडा। तो यहां डिफरेंस हुआ, यहां डिफरेंस क्रिएट हुआ। हमने इस आर्थ्रोपोडा को इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स अलग है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। समझने की कोशिश करो, उसी बेस पर हम क्या कर रहे हैं, कॉर्डेटा को हम इधर डाले, हालांकि दोनों एनिमल्स हैं, लेकिन इसको आर्थ्रोपोडा में क्यों लिखा, इसको कॉर्डेटा में क्यों लिखा, क्योंकि रीजन ये है कि इसमें कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, बड़ा दोस्त कैरेक्टर्स, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स हैं। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं, जैसे ये हम ले लेते हैं क्लास मैमेलिया, और यहां हम क्लास ले लेते हैं से इंसेक्टा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ये वाला जो आर्थ्रोपोडा है, इसमें हमने किसको डाल दिया, इंसेक्ट्स को, और यहां हमने कॉर्डेटा में किसको डाला, मैमल्स को, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। इसी तरह से इसके ऑर्डर आ जाते हैं, आगे प्राइमेटा आ जाता है, यहां पैलेटिडिया आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक जगह पर आपका जो कुछ भी आप लिखते हो, जैसे आपने मान लो यहां लिख दिया ऑर्डर, चलिए आपने लिख दिया ऑर्डर प्राइमेटा, यहां आपने लिख दिया बैलेक्टोडिया, ऑर्डर लिख दिया, मान लेते हैं, ठीक है। यहां आपने फैमिली लिखी, मैं सारा ही कर देता हूं, होमिनिडी,
और यहाँ आपने लिख दिया बैलेटिडी, बैलेटिडे। उसके बाद आपने क्या किया, जीनस क्या लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया होमो, और यहाँ जीनस लिख दिया से पेरीप्लैनेटा, और यहाँ अपनी स्पीशीज लिखी सेपियंस, और यहाँ अपनी स्पीशीज लिखी अमेरिकाना। अब देखो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी जैसे ये बैलेटोडिया है या बैलेटिडे फैमिली है, बैलेटिडे फैमिली में लगभग 7 तरह के कॉकरोचेस आते हैं। ये कॉकरोच है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हमारे घरों में जो अमेरिकन ब्रीड है कॉकरोचेस की वही दिखता है। हमारा जो इंडियन ब्रीड है वो है बेलेटा ओरिएंटलिस। इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ओरिएंटल रीजन में इंडिया आता है। इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम 12th में तो ओरिएंटल रीजन में इंडिया आता है, और इसी के नाम पर जो हमारे इंडिया का कॉकरोच है, इंडियन कॉकरोच है, देसी जिसको हम कहेंगे कॉकरोच है, वो छोटा होता है जिसे हम कहते हैं बेलेटा ओरिएंटलिस। अब ये जो फैमिली है आप देखो, अब ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है इस कॉकरोच की जो हमारे घरों में होता है, आमतौर पे आपको दिखता है। अब इसको हमने इधर क्यों नहीं डाला, प्राइमेटा में क्यों नहीं डाला, हमने इसको यहां क्लासिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई देखिए देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर सिमिलर व्हिच आर डिसिमिलर। जैसे यहां एनिमेलिया एंड एनिमेलिया द कैरेक्टर्स आर सिमिलर, लेकिन आगे जाके क्या हो गया, डिसिमिलर। आगे जाके क्या हो गया, डिसिमिलर। तो कैरेक्टर डिसिमिलर होने की वजह से क्या हुआ, कॉकरोच को हमने किस में डाल दिया, क्लास इंसेक्टा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और ह्यूमंस होमो सेपियंस क्या है, ह्यूमंस हम, हमारा ये नाम है, इसको हमने किस में डाल दिया, प्राइमेटा ऑक्वारिया। तो यहां आप डेफिनेशन समझ आ रही है, ताकि हम उसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ सकें, हम यहाँ पर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढ सके, तभी तो हम क्लासिफाई करेंगे। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्या हमें चट्टी पड़ी है कि हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ें? समझ भी नहीं आता बच्चों को, है ना। मुझे अपने टाइम पे समझ नहीं आया, मैं सच में कहूँ तो मैं जब पढ़ाने लगा तब मुझे पता लगा कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था क्लासिफिकेशन क्या होती है। पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो फिर जाके पता लगा कि इसको ये कितना पढ़ा, और आज भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ाना है ताकि आपको समझ आ सके। और आई होप आपको समझ भी आया होगा, आप थोड़ा सा पता लग गया क्योंकि मैंने यहाँ ये कोशिश की है। अब देखो दूसरी चीज, अब क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखो पहली चीज, क्या आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है कि क्यों जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? देखो मैं क्वेश्चन आपको किस तरह से करवा रहा हूं, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, और उस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आपको कोई आपका एमसीक्यू या कोई असर्शन या कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहे खत्म, वो छूटना नहीं चाहिए। आपको मान लो क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन या नीड फॉर क्लासिफिकेशन, तो क्या लिख पाएंगे हम? हमें क्वेश्चन ही वैसे पढ़ा, तो पढ़ने का तरीका भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर देना और सुनना नहीं अलग बात है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सर ने इस तरह से पढ़ाया है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है? पहली चीज देखो, सबसे पहली नीड तो जो मुझे दिखाई देती है, भाई देखो हमने आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या ये ऐसा हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन में काम करेगा नेचुरली, आइडेंटिफिकेशन तो करेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हमें काम करना है। दूसरी चीज, अब देखो रोज नए ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर जो दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो डेली क्या हो रहा है,
डेली नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, डेली नए ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी चल रही है, तो डेली क्या होगा, नाम देने पड़ेंगे, उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन उनकी ग्रुप्स में डालना पड़ेगा, उनको पर्टिकुलर ग्रुप्स में, तो वो कौन करेगा, वो क्लासिफिकेशन ही करेगा। सो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। तीसरी चीज यहां पर क्या है, अब देखो इट इज ऑल क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। देखिए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में भी ये बहुत कामयाब है, बहुत हेल्पफुल मिलती है। कैसे, देखो ब्रीडिंग हमने करनी है किसी ऐसी वैरायटी की, किसी ऐसे एनिमल की जो हमें ज़्यादा दूध दे। मान लो काऊ की एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा दूध चाहिए, ठीक है, और उसकी लागत भी कम हो, खर्चा कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो, दूध ज़्यादा दे, तो हम क्या करेंगे, हमने आज जर्सी काऊ है हमारे पास, तो जर्सी काऊ क्या है, वाइल्ड देसी, एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है। हम जर्सी रखना प्रेफर करते हैं। देसी गाय में क्या होता है, उसका दूध जो है कम देती है, दूध कम देती है, लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वो डिजीजेस से लड़ने के लिए उसके पास काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसको इतना कोई हमें संभाल नहीं करनी पड़ती। देसी गाय को कहीं भी छोड़ दो, थोड़ा सा घास, चलो जी हो गया काम। लेकिन जर्सी काऊ, उसे हमें क्या करना पड़ता है, फीड भी देनी पड़ेगी, घास भी देना पड़ेगा, उसको और न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ेंगे, बड़ा संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि वो मिक्सचर है। तो इससे क्या है, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या होता है, डिजीज फ्री वैरायटीज मिल जाती हैं, तो हेल्पफुल है। क्योंकि एनिमल ब्रीडर्स क्या करते हैं, इनकी वाइल्ड वैरायटीज को देखते हैं और फिर नई वैरायटीज को बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लासिफिकेशन से ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में बड़ी हेल्प मिलती है, और क्लासिफिकेशन से एक और चीज मिल रही है, वो क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। कैसे, देखो पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसा है, जैसे हम मानते हैं कि एम्फीबियंस किससे अराइज हुए हैं, एम्फीबियंस का ओरिजिन किससे हुआ है, फिशेस से। पहले फिशेस आई, फिर एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस के बाद किसका ओरिजिन हुआ, रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के बाद किसका हुआ, बर्ड्स का, और बर्ड्स के बाद मैमल्स आए। इसका मतलब अगर हम देखें तो आपस में इनका रिलेशन है, फिशेस 2 चैम्बर हार्ट है, आगे फिर हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड हो जाता है, फिर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हो जाता है, और फिर 4 चैम्बर्ड आ जाता है। तो क्या है ये, इवोल्यूशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रही है, हार्ट में भी हो रही है। पहले 2 चैम्बर था, फिर 3 हुआ, फिर इनकम्प्लीटली 4 हुआ, और फिर 4 हो गया, हमारा हार्ट 4 चैम्बर है। तो देखो वो कह रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं, 2 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो 2 टर्म्स क्या है, एक टर्म में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की आप 12th में पढ़ोगे ये। एक है कनेक्टिंग लिंक, और एक है मिसिंग लिंक। लिंक क्या होता है, जोड़। लिंक क्या होता है, जोड़, इन बिटवीन। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना था, पहले मैं हिंदी में, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच bear the characteristics of 2 different organisms। क्लियर है मेरी बात, मैं लिख ही देता हूं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स
having characters of two different organisms. क्लियर? अब इसकी एग्जांपल भी देता हूं मैं। दूसरी साइड मिसिंग लिंक क्या होते हैं? जो डेड हो चुके हैं, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? हमें जमीन के नीचे मिलते हैं, लाखों साल पुराने आए डायनासोर, हमें कैसे पता है? फॉसिल रिकॉर्ड से पता है ना? डीप अंडर द सबस्ट्रेटम पड़े। मिसिंग लिंक क्या होते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। द फॉसिल्स हैविंग characters of two different organisms। यानी यहां हम बात करते हैं मिसिंग लिंक्स में, हम बात करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म की, और कनेक्टिंग लिंक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और कनेक्टिंग लिंक में बड़ी फेमस एग्जांपल्स हैं जो नीट में भी आती हैं, आपके एकेडमिक एग्जाम्स में भी आती हैं। और वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं, ये आप 12th में पढ़ोगे इन इवोल्यूशन चैप्टर। मैं एक लिख देता हूं, दैट इज स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर। दूसरी भी है डक बिल्ड प्लेटिपस। देखो ये स्पाइनी आंट ईटर जो है, ये इसमें दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, दो इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर हैं। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ रहे हो? डक बिल्ड प्लेटिपस है, उसमें दो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसिंग लिंक की तरफ, तो मिसिंग लिंक में भी क्या है? ये वो डेड ऑर्गेनिजम्स है, ये वो फॉसिल्स हैं जो हमें दिखाई दिए जब जमीन खोदी गई, एक्सकेवेशन की गई, तो हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म के कंकाल मिले जिनके कैरेक्टरिस्टिक दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। जैसे बहुत ही अच्छी एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये आप 12th में पढ़ो, अभी इसका इतना रोल नहीं है, बट अब चलिए बात चली है तो आपको समझ तो आना चाहिए क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। देखो इसके पास किसके कैरेक्टर्स हैं? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के। दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट जो यहां आता है वो मैं यहां लिख देता हूं, ऑल्सो हेल्पफुल इन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू फाइंड द कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या हुए? देखिए बात याद रखना, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं कि जब किसी एक जीनस में, जैसे पेरिप्लैनेटा, मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच है, और दूसरा जीनस है पेरिप्लैनेटा जर्मेनिका। ठीक है, अब देखो दोनों की स्पीशीज अलग है लेकिन जीनस तो सेम है। अब जीनस सेम होने का मतलब क्या है? जीनस सेम होने का मतलब है दे मस्ट हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। ये दोनों कॉकरोचेस के पास क्या है? कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो याद रखिए, अगर इन डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इफ देयर आर सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स, दोज कैरेक्टर्स आर नोन एज कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। उनको हम क्या कहते हैं? कोरिलेटेड कैरेक्टर। ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट है लेकिन जीनस तो सेम है। इसको एक ही जीनस में क्यों डाल दिया गया? इसको इसलिए डाला गया क्योंकि इनके बीच में कुछ आपस में मिलते जुलते कैरेक्टर्स थे, तो एक ही जीनस में डाल दिया पेरिप्लैनेटा। लेकिन आगे स्पीशीज क्या है? एक अमेरिका की है
और एक जर्मनी की है। ये जर्मन कॉकरोच है, इसीलिए इसका नाम देखो क्या लिखा है, जर्मेनिका, अमेरिकाना। लेकिन पहले नाम क्यों सेम है, क्योंकि इनके पास दोनों कॉकरोचेस के पास कुछ सेम कैरेक्टर्स हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। सो दोज कॉमन कैरेक्टर्स in two individuals which are put under the same genus, they are known as correlated characters. Clear है? So this is the need for classification.